नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब बिना देर के शुरुआत करते हैं 8 की बात की। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। यूपी में लगातार कोरोना का कहर जारी है, केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। रिकॉर्ड मौतें उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुई है। कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से कोरोना ने लोगों की जिंदगियां जो है लगातार वो छीन रहा है। और नए मामलों की बात करें तो उनमें कमी जरूर है, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी है, इजाफा है। शुक्रवार को 28,076 केसेस आए। यह आंकड़ा अपने आप में कम नहीं है। 28,076 केसेस आए हैं, जबकि 33,117 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा डरा देने वाला है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 372 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और अब तक कुल 14,873 मरीजों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, अब सवाल यह है कि केसेस में कमी लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? क्या अव्यवस्थाएं हैं? मरीजों को अस्पताल में बेड अगर मिल रहा है तो क्या वहां ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है? क्या ये वजह बन रही है मौत की, या इलाज हो ही नहीं पा रहा है, इस तरह से संक्रमित हो जा रहे हैं लोग? जी राजीव, देखिए इलाज हो रहा है, मरीजों को बेड भी मिल रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो ये स्टडी हो रही है कि किस उम्र वर्ग के लोग हैं जिनकी मौत हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेंटिलेटर पे मरीज जा रहे हैं, इस समय मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर पे जाने वाले मरीजों का ही है। डॉक्टर का कहना है कि जो वेंटिलेटर पे किसी को अगर रखा गया है तो बहुत मुश्किल से उसका वापस आना मुश्किल होता है। जिस तरह से संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है और जो म्यूटेंट है, जो वायरस का जो म्यूटेंट है, वो एक तरह से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और बिना किसी लक्षण के भी कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं कि बिना किसी लक्षण के भी अचानक मौतें हो रही हैं। कुछ ऐसी लापरवाही की मौतें भी सामने आई हैं, जिससे जो टीकाकरण है, अगर बुखार में टीकाकरण कर दिया गया है, कई लोगों को यहाँ पर बुखार में भी टीकाकरण किया गया जिनकी मौत हो गई। तो ये जो डॉक्टरों की लापरवाही, 1% डॉक्टरों की भी लापरवाही इसमें सामने आई है। बाकी जिस तरह से मौतें बढ़ रही हैं, अस्पताल में व्यवस्थाएं तमाम हैं, सारे इंतजाम है। बीते अगर अप्रैल की बात करें तो मई में मौतों का आंकड़ा जो 1.13% हो गया है, जबकि अप्रैल में पूरे महीने ये आंकड़ा 0.55% के आसपास ही रहा था। तो दोगुना हो गया है, बीते एक सप्ताह में दोगुना हो गया है ये आंकड़ा। इसको रोकने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है, दवाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। जो पिछले महीने जैसा हाहाकार मचा था पूरे लखनऊ में और प्रदेश में, कालाबाजारी हो रही थी, लेकिन अब स्थितियां नियंत्रित हो गई हैं, नियंत्रण में है। लेकिन पहले से आंकड़ा इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि जो मरीज गंभीर है, जी, गंभीर मरीजों को बचाया नहीं जा सकता है, बचाया नहीं जा पा रहा है। ये बड़ी चिंता वाली बात है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास हम लौट रहे हैं। तो स्थिति आपने देखी कि क्या है प्रयागराज से। जल्दी से बड़ी खबर आपको दे देते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 456 नए केसेस मिले। 456 24 घंटे में नए केसेस। कोरोना संक्रमित 8 लोगों की मौत हुई है प्रयागराज में। 33 दिन के बाद 500 से नीचे संक्रमितों की संख्या आई है। ये राहत की बात है कि केसेस में कमी यहां आई है। 24 घंटे में 1182 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो रिकवरी रेट अच्छा दिख रहा है। संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या प्रयागराज में अच्छी है, 1182 हो गई है। लेकिन सवाल यह कि क्या वहां पर अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन, क्या दूसरी जरूरी आवश्यक दवाएं मिल रही हैं लोगों को? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, दूसरी जीवन रक्षक दवाइयां मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन 24 घंटे में 456 केसेस आए हैं, यानी कि 500 से कम आंकड़ा। और प्रयागराज के लोगों ने भी इसमें काफी मदद की है, यानी कि नियमों को माना है। तो आगे भी वो माने ताकि केसेस और कम आए। 1 मई से देश भर में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, मगर यूपी में अभी भी 18 साल से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। और इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी की बात मानी स्वास्थ्य मंत्री ने। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने यह कहा कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीद रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रदेश में 18 शहरों में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है और वैक्सीन आएगी, वैक्सीन मिलेगी। आज भी डोजेस आने वाले हैं। 3.5 लाख डोज आज उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जल्द ही ग्लोबल टेंडर का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो भी शुरू होगी। और उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि जो वैक्सीन राज्य सरकार चाहती है उतनी वैक्सीन वो करोड़ों में, करीब 4 करोड़ के आसपास वो मिल जाएंगी।
कुछ वैक्सीन हमको प्राप्त हो चुका है और हम मंडे से फिर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कुछ जनपदों को और बढ़ा रहे हैं हम। तो 7 जनपद जो पहले थे उनके साथ में कुछ और जनपद बढ़ाएंगे, 7 या 8 जनपद और बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग का मांग लगातार हम लोग ने अपना डिमांड ड्राफ्ट सब भेज चुके हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरर को, और जैसे अगला खेप आएगा हम उसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये रुकेगा नहीं, लगातार चलेगा। और वैक्सीन को लेकर अब बड़ी खबर, यूपी में 3.5 लाख वैक्सीन की डोजेस मिलने वाली हैं। आज ये खेप आज उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। वैक्सीनेशन अभियान इससे और तेज होगा। 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लग रही है, और ऐसे में ये जो डोजेस आएंगी तो कोशिश यही होगी सरकार की कि जल्द से जल्द लोगों को ये वैक्सीन लगा दी जाए। और हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो एक कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन लोगों को जल्द से जल्द लग जाए, चाहे कुछ भी कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने हार मान ली है और वो केंद्र के भरोसे ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन यूपी उनमें से नजर नहीं आ रहा है। जो आज खेप पहुंचने वाली 3.5 लाख डोसेस की, वो कब तक पहुंचेगी और उनका इस्तेमाल किस में होगा? क्या सेकेंड डोज में उनका इस्तेमाल होना है, लोगों को लगना है, या 18+ लोगों को ही वैक्सीन लगेगी? जी राजीव, बहुत महत्वपूर्ण है। जो 18 साल से 44 साल की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, उसके लिए अभी संकट आ गया था। 1 मई से शुरुआत हुई थी, लेकिन 7 शहरों में शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी जो 8 शहर और बढ़ा दिया, माफ़ कीजिएगा 11 शहर और बढ़ाए गए। अब 18 शहरों में ये अभियान शुरू होगा, सोमवार से शुरू हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से थोड़ा सा अभी मामला पीछे चल रहा था। रोज़ इन 7 शहरों में 2000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि हैदराबाद से 1.5 लाख वैक्सीन मंगाई गई थी। इसके पहले करीब 15 दिन पहले सरकार ने ऑर्डर दिया था। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की 50-50 लाख डोज आनी थी और 1 करोड़ डोज आनी थी, लेकिन अभी तक इनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये सप्लाई टुकड़ों में हो रही है। 3.5 लाख वैक्सीन जो अभी आ रही है, आज दोपहर तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये अभियान शुरू होगा। सोमवार से अभियान शुरू होना है। तो ये जो दूसरी डोज है, उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा पहली डोज के बजाय जो दूसरी डोज, ताकि वो चक्र पूरा किया जा सके। जो पहली डोज जिनको लग चुकी है उनको दूसरी डोज लगा दी जाए, जिससे चक्र पूरा हो जाए और वो सुरक्षित हो जाए। जो पहली डोज लगाने के बाद इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, वो सुरक्षित हो जाए। और इसी के साथ ही जो 18 से 44 साल के अलावा जो 45 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं, उनको भी वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया है। निजी अस्पतालों में इस समय वैक्सीन की कमी है। निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में भी बहुत लिमिटेड है। तो ये 3.5 लाख जो डोज आएंगी, इससे बहुत फायदा होगा। और जैसा कि जानकारों ने, वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने कहा है कि वैक्सीनेशन ही संक्रमण से बचने का और निपटने का एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतने ही लोग सुरक्षित होंगे और उतना ही संक्रमण से लोग लड़ पाएंगे, जूझ पाएंगे। तो ये 3.5 लाख डोज आज शाम से आ जाएंगी और दोपहर में आ जाएंगी, और शाम से हो सकता है कि कुछ जगह पर ये शुरू भी हो जाए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। चूंकि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने कहा, जो ऑर्डर दिए थे, जो सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसको कहा है कि जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करें कि दोनों वैक्सीन, जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड, दोनों वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ सकें। और वैक्सीनेशन का अभियान अभी 18 जनपदों में चल रहा है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद सोमवार को, जो अभियान शुरू होना है, सोमवार को खुद किसी जगह से शुभारंभ करेंगे इस वैक्सीनेशन का, जो 18 जनपदों में होना है। इसके अलावा उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों को भी बोला है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्र में इसका शुभारंभ कराएं और लोगों से ज़्यादा कहें कि वैक्सीन लगाने से ही सुरक्षा है। जी राजीव। बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वक्त ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचना है, उनको ये वैक्सीन लगानी है, और इसीलिए अभियान की शुरुआत होने वाली है सोमवार से। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और आज वो कुछ जिलों में जाने वाले हैं और जिलों में कोविड को देखने वाले, कोविड के इंतजामों को दरअसल देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज 2 जिलों का दौरा, जिसमें मुरादाबाद और बरेली का मुख्यमंत्री का दौरा है। बरेली और मुरादाबाद जाएंगे, जहां पर निरीक्षण करने वाले हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। वहां पर संक्रमण को रोकने को लेकर बैठक करेंगे सीएम। 2 जिलों का मुख्यमंत्री का दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और महत्वपूर्ण दौरा है, तो लिहाजा वहां पर मुख्यमंत्री ये
जाएंगे, बैठक करने वाले हैं। देखिए हम सिलसिलेवार मिनट टू मिनट उनके जो कार्यक्रम में बता रहे हैं। सबसे पहले मुरादाबाद का दौरा होगा, सेंटर में जाएंगे, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का फिर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 12:30 बजे के करीब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम है, बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। इसके बाद 2 बजे मुरादाबाद से हेलीपैड पुलिस लाइन बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर बरेली में जो सिलसिलेवार कार्यक्रम है वो आपको हम बता रहे हैं। 11:30 बजे सर्किट हाउस का उनका कार्यक्रम है, तो मुरादाबाद जाएंगे और सिलसिलेवार ये उनका कार्यक्रम है। लेकिन जरूरी ये है कि अस्पतालों में मुख्यमंत्री खुद जाएं और व्यवस्थाओं को देखें। व्यवस्थाएं अधिकारियों से ना जानकर आम जनता से जाने। यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर योगी सरकार हर संभव प्रयास करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का आबकारी और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग राज्य में कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाने जा रहा है और इसके लिए 75 जिलों में अस्पतालों का चयन लगभग कर लिया गया है। 27 जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है, वहीं बाकी जिलों में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यूपी में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ग्रामीण इलाकों में और कस्बों में महामारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। यूपी सरकार को 11 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी और कोर्ट का मानना है कि सरकार ने बड़े शहरों को ज्यादा फोकस किया, जबकि ग्रामीण इलाके, कस्बे, छोटे शहर पर्याप्त इंतजामों से जूझ रहे हैं, वहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार से शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के टीकाकरण की विशेष व्यवस्था को लेकर भी जवाब तलब किया। कोर्ट ने यूपी में वैक्सीन की कमी पर भी चिंता जताई और इसके लिए की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया लंबी होती है और राज्य को जल्द से जल्द ज्यादा मात्रा में वैक्सीन की जरूरत है। और इतना ही नहीं, तीसरी लहर की आशंका के बीच कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगना जरूरी है। तो जब तक हर किसी को टीका लग नहीं जाता, तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। बात अब नोएडा की, जहां पर आज से नोएडा स्टेडियम में कोविड सेंटर शुरू होने वाला है। हालांकि अभी भी यहां पर 50 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था ही हो पाई है, जबकि 5 ही वेंटिलेटर बेड्स हैं और इस अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी और 8 डॉक्टर जबकि 16 नर्सेस यहां पर तैनात होंगे। साथ ही एक सीनियर काउंसलर की भी मौजूदगी रहेगी। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा स्टेडियम को अस्थायी कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। तो अब कोविड मरीजों का इलाज होगा। और अब सीधा बलराम पांडे हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, जो इस वक्त नोएडा में मौजूद है और एक राहत की सांस कहीं ना कहीं नोएडा वासी और दिल्ली वासी भी लेंगे, क्योंकि दिल्ली के भी बहुत से लोग नोएडा में इलाज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अस्पतालों में बेड लोगों को मिल नहीं रहे हैं। तो बलराम, आप दर्शकों को बताएं कि ये औपचारिक रूप से शुरू कब से हो जाएगा, कब से पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे, कितने बेड का अस्पताल है, सभी बेड्स पर संचालन कब से शुरू हो जाएगा और शुरुआत में कितने बेड्स पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा? देखिए राजीव, अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में लगातार बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, वो दो चार हो रहे हैं। यही वजह है कि प्राधिकरण आगे आया है और उसने कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में ये कोविड सेंटर तैयार किया गया है, जिसे आज नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी शुभारंभ करेंगी और आज से ये आम जनता को समर्पित हो जाएगा। शुरुआत में 50 बेड की सेवा आम जनता को मिलेगी, लेकिन जो टारगेट है वो 500 बेड का है और लगातार उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल के बाहर राजीव मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि ये वही कोविड सेंटर तैयार किया गया है जिसे आज जनता को समर्पित किया जाएगा। क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर मरीजों को ना तो हॉस्पिटल में बेड मिल रहा था, ना ही ऑक्सीजन मिल रहा था, लेकिन अब इस हॉस्पिटल के चालू होने से तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो राहत की सांस लेगी, क्योंकि लोगों को बेहतर उपचार मिलेगा। इस महामारी से जो वो दर दर भटक रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक जगह पर उन्हें
एडमिट किया जाएगा, उन्हें ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध होगी, यहाँ पर डॉक्टरों की टीम होगी जो उनका उपचार करेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो नोएडा और आसपास के ज़िले के लोग हैं वो राहत भरी सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस महामारी ने नोएडा और आसपास के ज़िलों में अपना पैर पसारना शुरू किया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब चौकन्ना हुआ है और बेडों की तैयारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। राजू जी, बलराम, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जब लोगों को एक एक सेकंड में सांस की आवश्यकता हो रही, तो इसका औपचारिक जो शुरुआत करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? और सवाल ये है कि क्या वाकई आम लोगों को आसानी से सिर्फ नंबर पर फ़ोन करने से यहाँ पर बेड मिल जाएगा? देखिए राजू, अगर हम बात करें इसके शुभारंभ की, तो जिस तरीके से नोएडा में महामारी ने अपना पैर पसारा है, उसके बाद से ही प्रशासन लगातार प्रयासरत था कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले में कोविड-19 के लिए बेड तैयार किए जाएं, और उसी प्रयास में नोएडा प्राधिकरण और अडानी ग्रुप ने ये हॉस्पिटल तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल 50 बेड की सेवा शुरू की जाएगी आज से, और उसके बाद 500 बेड का लक्ष्य है, और लगातार इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो मैं चाहता हूं बलराम, बहुत जल्दी से आप दर्शकों को बताएं कि कितने कम वक्त में इस अस्पताल को बनाकर तैयार किया गया है, कितने कम वक्त में तैयार हुआ है ये? राजू, अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल के तैयार होने की, तो लगभग 10 से 15 दिन के बीच में ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा में कोरोना की सेकेंड वेव ने कहर बरपाया है, उसको देखते हुए यहाँ पर बेड की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, और यही वजह है कि प्रशासन ने इस हॉस्पिटल को तैयार कराया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस हॉस्पिटल के शुरू होने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल, कहीं पर भी मरीजों को तमाम जानकारी के लिए। बहुत से लोग कोस रहे थे, हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मसलन उसमें अडानी भी शामिल हैं, उनके द्वारा और नोएडा प्राधिकरण के द्वारा इस अस्पताल को तैयार किया गया। किसके लिए? आपके लिए। और इसकी शुरुआत भी आज विधिवत हो जाएगी, और कोशिश है कि 500 बेड पर संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत कम वक्त में इसको तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ प्रशासन ने एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर चाबुक चलाया, और लखनऊ जिला प्रशासन एम्बुलेंस के लिए रेट चार्ज उसने जारी कर दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों से मनमानी एम्बुलेंस की फीस वसूलने की शिकायतों के बाद ये सख्ती की गई, जिसके तहत अगर बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस है, तो ऐसे में मरीज को ले जाने के लिए पहले 10 किलोमीटर सिर्फ 1000 रुपये, उसके बाद हर किलोमीटर पर 100 रुपये देने होंगे। वहीं अगर एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन है, तो शुरू के 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये, और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 100 रुपये देने होंगे। वहीं वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस अगर है, तो फिर 2500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर देने होंगे, और उसके बाद हर किलोमीटर का चार्ज 200 रुपये देना होगा, यानी कि पहले 10 किलोमीटर के लिए 2500 रुपये, और उसके बाद 200 रुपये देने होंगे। तो ये रेट चार्ज है। अगर इससे ज़्यादा आपसे लिया जाता है, तो आप वीडियो बनाएं, और अगर पहले ही मनमानी शुरू हो जाती है और कोशिश की जाती है कि अपने रेट पर आपको मना लिया जाए, तो उस वक्त आप हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत होगी, इमरजेंसी है। लेकिन इस बीच में वीडियो ज़रूर बना लीजिएगा, और वो जो रकम आप उस एम्बुलेंस कर्मी को देंगे, उसका वीडियो आप ज़रूर बनाएं, ताकि शिकायत की जा सके। और अब बात करते हैं एटा की, जहां पर जिलाधिकारी विभा चहल ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, और फिर भी कालाबाजारी करने वाले पास आ नहीं रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन के सप्लायर कालाबाजारी करते हुए कैमरे में कैद हुए, तो अपनी दुकान का शटर गिराकर भाग खड़े हुए। और देखिए ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं आपके सामने, स्थितियां क्या है। ये राक्षस हैं, ये नहीं चाहते, ये इंसान जीवित रहे नहीं चाहते हैं। इनके लिए ज़रूरी है तो वो है पैसा, ज़रूरी है तो मुनाफा। सवाल ये है कि पैसे वालों को बेड नहीं मिल रहे हैं। कल को अगर आपके साथ, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों के साथ ऐसा होता है, तो क्या तब भी आप यही करेंगे? पैसा कमाएंगे या ज़िंदगी बचाएंगे? आठ की बात लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, और अब बात बढ़ते हैं आगे। बाराबंकी का रुख करते हैं। बाराबंकी में नवनिर्वाचित नगर पंचायत सदस्य पर केस दर्ज। बंकी नगर पंचायत समेत 60 लोगों पर केस हुआ है दर्ज।
ये बड़ी खबर इस वक्त बाराबंकी से आपको दे रहे हैं। नवनिर्वाचित नगर पंचायत सदस्य पर केस दर्ज हुआ है। बंकी नगर पंचायत समेत 60 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। नवनिर्वाचित इरफान खातून ने समर्थकों के साथ यहां पर जुलूस निकाला था और अब केस हो गया है दर्ज। नगर पंचायत सदस्य पर केस दर्ज हुआ है और इसके पीछे की वजह है जुलूस निकालना, कोरोना संक्रमण को निमंत्रण देना, और हो सकता है कि सिर्फ निमंत्रण क्या, हो सकता है कि संक्रमण फैला भी दिया गया हो। ऐसे वक्त में जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको घरों में रहना है, लॉकडाउन लगाया गया है, कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, आपने जुलूस निकाला है, ऐसे में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि सालों तक सलाखों से बाहर ना निकल सके ये गैर जिम्मेदार लोग। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन 8 की बात में फिलहाल इतना है।